कहानी की शुरुआत होती है एक अनाथ बच्चों के आश्रम से, जहां से पुलिस को सूचना मिलती है कि एक घर में बच्चों के साथ बेरहमी से अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस तुरंत उस घर की जांच के लिए पहुंचती है। जैसे ही अधिकारी घर के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें चारों ओर फैला हुआ भयानक सन्नाटा, अस्त व्यस्त सामान और हवा में सड़ती हुई लाश की तीखी बदबू महसूस होती है। जैसे जैसे वे बदबू का पीछा करते हुए अंदर आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक अलमारी के अंदर एक छोटे लड़के की सड़ी गली लाश मिलती है। इस घटना की खबर सुनते ही एक पत्रकार वहां पहुंचा और तस्वीरें लेने लगा। मगर तभी अचानक वह किसी चीज से ठोकर खा जाता है, और जब वह पलटकर देखता है तो वही मरा हुआ बच्चा भयानक रूप में उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। अगले ही पल वह पत्रकार रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। वह शापित घर अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा होता है। करीब 6 महीने बाद 4 निडर युवतियां या मस्ती और रोमांच के लिए उसी भूतिया घर में घुसती हैं। घर में कदम रखते ही उनमें से एक लड़की श्याओ चुई को किसी छोटे बच्चे के रोने की अजीब आवाज सुनाई देती है। वह मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में होकर उस आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगती है। उसी समय नीचे मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन बाकी लड़कियों को इसका जरा भी एहसास नहीं होता। वे घर के अंदर इधर उधर घूमते हुए कुछ अजीब सी अधूरी और डरावनी चेहरे वाली चित्रकारी पाती हैं। वे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, बिना यह जाने कि बहुत जल्द उनका अंजाम भी उन्हीं डरावने चेहरों जैसा होने वाला है। उधर ऊपर श्याओ छुई दूसरी मंजिल पर पहुंचती है। अचानक पीछे की लाइटें तेजी से झपकने लगती हैं। वह डर के मारे पीछे हटती है। तभी जमीन पर अपने आप काला पानी फैलने लगता है और पास रखी अलमारी जोर जोर से कांपने लगती है। डर से कांपती हुई श्याओ चुई दरवाजे की ओर भागती है, मगर दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। वह पूरी ताकत से दरवाजा पीटती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर नीचे आती है, लेकिन ऊपर चढ़ती हुई उसकी सहेलियां उसकी बातों पर हंसती हैं और मजाक उड़ाते हुए नीचे चली जाती हैं, उसे अकेला और डरा हुआ छोड़कर। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि असली डरावना खेल अब शुरू होने वाला है। कुछ समय बाद उनमें से एक लड़की बास्केटबॉल कोर्ट पर खेल रही होती है। तभी उसे पर्दे के पीछे किसी के हिलने डुलने का आभास होता है। डरने के बावजूद वह उत्सुकता में आगे बढ़ती है। अचानक पूरे हॉल में पियानो की भयानक बेतरतीब आवाज गूंज उठती है। घबराकर वह पास के स्टोर रूम में छिप जाती है, लेकिन तभी एक और खौफनाक बात होती है। उसके हाथों में अपने आप एक कागज आ जाता है। जब वह उसे खोलकर देखती है तो उसमें वही डरावनी तस्वीर बनी होती है जो वह पहले उस घर में देख चुकी थी। वह घबराकर उस कागज को जमीन पर फेंक देती है और अगले ही पल वह लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अब उसकी दोस्त श्याओ होंग पर डर पूरी तरह हावी हो जाता है। वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है, यहां तक कि खिड़कियों को भी पूरी तरह सील कर देती है। जब बाकी 2 लड़कियां उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती हैं, तो वे देखती हैं कि श्याओ होंग टेबल के नीचे कांपती हुई छुपी बैठी है। यह सब सुनते ही श्याओ छुई बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि वह पहले भी उस शापित घर में एक बेहद सफेद और डरावने छोटे बच्चे को देख चुकी थी। वह अभी इस रहस्य पर सोच ही रही होती है कि अचानक कमरे की अलमारी जोर जोर से कांपने लगती है। अगले ही पल अलमारी के भीतर से एक पीली और मरी हुई सी भयानक हथेली धीरे धीरे बाहर निकल आती है। यह दृश्य देखकर श्याओ छुई डर के मारे चीख पड़ती है और दोनों लड़कियों को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी श्याओ होंग उसे जोर से पकड़ लेती है। उस डरावने दृश्य से दोनों लड़कियां बुरी तरह घबरा जाती हैं और मजबूरी में श्याओ होंग को वहीं छोड़कर भाग निकलती हैं। उधर श्याओ होंग अकेली घर लौट आती है, लेकिन उसकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। रात को जब वह रसोई में खाना बना रही होती है, तभी चारों तरफ रखा हुआ दूध अचानक काले रंग में बदल जाता है। दूध के प्रतिबिंब में उसे दिखाई देता है कि एक डरावनी महिला आत्मा उसकी पीठ के ऊपर रेंग रही है। घबराकर वह पलटकर देखती है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं होता। मगर अगले ही पल उधर दूसरी तरफ भागकर घर पहुंची शियाओ हुआ डर से कांप रही होती है। जितना वह डरती जाती है, उसकी किस्मत उतनी ही अधिक बेरहम होती जाती है। तभी अचानक वह महसूस करती है कि उसका शरीर बिल्कुल जड़ हो चुका है। वह हिल भी नहीं पा रही। इसी बीच एक पीली और सड़ी गली हथेली धीरे धीरे उसके मुंह के अंदर घुस जाती है।
पास वाले कमरे में मौजूद उसकी मां शोर सुनकर दौड़ती हुई आती है, लेकिन फर्श पर उसे सिर्फ खून से सना हुआ एक अलग हुआ जबड़ा ही मिलता है। शियाओ हुआ पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। जो 4 लड़कियां कभी हंसते मुस्कुराते हुए उस भूतिया घर में घुसी थीं, अब उनमें से सिर्फ शियाओ छुई ही जिंदा बची होती है। लेकिन उसे बाकी तीनों के साथ हुए भयानक अंत की कोई जानकारी नहीं होती। वह रोज की तरह सब कुछ सामान्य समझकर मेट्रो से घर लौट रही होती है। तभी अचानक मेट्रो के दरवाजे के पास उसे 2 जाने पहचाने से पुतले से लोग खड़े दिखाई देते हैं। शियाओ छुई को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। मगर जैसे ही वह उनके पास पहुंचती है, उसका खून ठंडा पड़ जाता है। एक का पूरा चेहरा गायब होता है और दूसरे का जबड़ा ही नहीं होता। दोनों खाली आंखों से उसे घूर रहे होते हैं। यह दृश्य देखते ही शियाओ छुई जमीन पर गिर पड़ती है। हैरानी की बात यह होती है कि मेट्रो के बाकी यात्रियों को वह दोनों दिखाई ही नहीं देते। जब वह दोबारा सिर उठाती है तो उसकी आंखों के सामने अचानक एक बहुत बड़ा विकृत चेहरा उभर आता है। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि शियाओ फांग का होता है। डर के मारे वह फिर से गिर पड़ती है और अगले ही पल रहस्यमय तरीके से वह फिर उसी शापित घर में पहुंच जाती है। शियाओ छुई घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई अदृश्य चीज उसका पैर पकड़ लेती है। वह उठ भी नहीं पाती कि एक भयानक शक्ति उसे जमीन पर घसीटते हुए वापस घर के अंदर खींच ले जाती है। वह बुरी तरह फर्श पर पटक दी जाती है, फिर दोबारा और फिर दोबारा। आखिरकार उसका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है। इस तरह शियाओ छुई भी उस शापित घर की अगली शिकार बन जाती है। लेकिन इस भूतिया घर के पीछे छिपा असली रहस्य अब एक लड़की उजागर करती है, जिसका नाम है शियाओ मेई। कुछ दिन पहले ही शियाओ मेई एक नर्सरी स्कूल में अध्यापिका बनी होती है। एक दिन जब वह बच्चों की मौजूदगी दर्ज कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि झुनियो नाम का एक छोटा बच्चा पूरे 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आया है। अपने फर्ज से बढ़कर वह उसके घर फोन लगाती है, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसे शक होता है कि जरूर झुनियो के घर में कुछ अनहोनी हुई है। सच जानने के लिए वह खुद उसके घर जाने का फैसला करती है। अब शियाओ शुए को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी प्रेमिका शियाओ मेई के साथ हाल ही में जरूर कोई भयानक घटना घटी है। वह उसकी फाइलें और बैग खंगालता है, तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। जब वह उस डायरी को खोलकर पढ़ता है तो उसमें कायाको की पूरी दर्दनाक जिंदगी की कहानी दर्ज होती है। कायाको कभी एक बेहद सीधी सादी और भली महिला थी। उसका स्वभाव बहुत अकेला था। बचपन से लेकर जवानी तक उसका एकमात्र साथी सिर्फ एक काली बिल्ली थी। कॉलेज में पढ़ते समय वह चुपचाप अपनी ही कक्षा के एक लड़के कोबायाशी से प्रेम करने लगी और उसकी हर छोटी बड़ी बात को डायरी में लिखने लगी। एक दिन उसके पति को वह डायरी मिल जाती है। उसमें लिखी बातें पढ़कर वह पागल हो जाता है और उसे शक हो जाता है कि झुनियो उसका बेटा नहीं है। गुस्से और शक में अंधा होकर वह कायाको का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। कायाको की काली बिल्ली को भी वह जिंदा माइक्रोवेव में डाल देता है और अंत में सिर्फ 7 साल के मासूम झुनियो को भी वह बेरहमी से मार डालता है। कायाको की मौत अन्याय और पीड़ा से भरी थी, इसीलिए उसकी आत्मा की भयानक नफरत उस घर में हमेशा के लिए बस गई। समय के साथ यही नफरत एक खतरनाक श्राप बन गई। जो भी उस घर में कदम रखता है वह इस भयानक दुनिया में फंस जाता है और वह अजीब गोल निशान अंतहीन पुनर्जन्म और शाप के चक्र का प्रतीक बन चुका था। जब शियाओ शुए यह पूरी सच्चाई जान ही रहा होता है, तभी अचानक उसके पीछे से एक भयानक हाथ निकलता है। उधर जब शियाओ मेई की आंख खुलती है तो जो दृश्य वह देखती है उससे उसकी चीख निकल जाती है। उसके प्रेमी की मौत हो चुकी होती है, लेकिन अपने प्रेमी की मौत के बाद भी शियाओ मेई डर से पीछे नहीं हटती। अगले ही दिन वह दोबारा उस शापित घर में जाती है और उस सील बंद अलमारी को खोल देती है। अंदर उसे कुछ वीडियो कैसेट और कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें कायाको और झुनियो की छोटी मगर बेहद दर्दनाक जिंदगी कैद होती है। तभी उस अलमारी के अंदर से फिर एक अजीब सी आवाज आती है। शियाओ मेई हिम्मत करके अंदर घुसती है और पाती है कि वहां एक काला अंधेरा कमरा बना है। जब वह टॉर्च जलाती है तो उसके सामने झुनियो का सड़ा हुआ शव पड़ा होता है। डर से पागल हुई शियाओ मेई नीचे की ओर भागती है, लेकिन सीढ़ियों पर फिसल कर गिर जाती है। जैसे ही वह ऊपर देखती है, झुनियो उसके सामने खड़ा होता है।
वह उससे गिड़गिड़ाकर मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही मुड़ती है, काया को उल्टी लटकी हुई छत से झूल रही होती है। श्याओ मई कांपते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगती है और काया को धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचती है, काया को अचानक गायब हो जाती है। उसके सामने अब बस झुनियो खड़ा होता है, पूरा सफेद चेहरा, मासूम आंखें और मुंह से बार बार माँ माँ की आवाज। अचानक वह समझ जाती है कि यह सब एक डरावना सपना था। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, उसके कदम वहीं थम जाते हैं। उसका मरा हुआ प्रेमी शियाओ शुए टूटी और टेढ़ी गर्दन के साथ उसकी ओर चलता आ रहा होता है और उसके पीछे सफेद पड़ा झुनियो बिना पलक झपकाए उससे घूर रहा होता है। अब साफ हो जाता है कि असली डरावना खेल तो अब शुरू हुआ है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं था आपका दोस्त। अगली भयानक कहानी फिर मिलेंगे।